नमस्कार। मैं राकेश परमार। मैं तो आज तो सबसे पहले भारत की बेटियों का डंका ओलंपिक विलेज में बजा है। खास तौर से भारत महान की शानदार बेटियों का जो घूषा का धमस ओलंपिक में आज बजा, पूरे दुनिया में इसका डंका बज रहा है। मैं अपने तरफ से भारत के उन तमाम ओलंपियन खिलाड़ियों जिन्होंने आज पदक पक्का किया, जिन्होंने अपना अपना खेल जीता और जो खेल में चूक करके भी 130 करोड़ भारतीयों का दिल जीता, मैं उनको अपने तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं विशेष तौर पर मेरी कौम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उम्र के इस पड़ाव में जहां लोग अपने आप को बूढ़ा घोषित कर देते हैं, हमारे गांव की महिलाओं तो कहते कि अब तो उम्र बीत गई, वैसी जैसी थॉट को धतब बताते हुए मेरी कौम ने तकनीकी आधार पर पिछड़ी नहीं तो वो अपना खेल जीत चुके थे। उनको मेडल मिला या नहीं मिला उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उनके प्रतिद्वंदी ने उनका हाथ विजेता की तरह से उठा करके उनको सम्मानित किया। मैं समझता हूं कि ये भारत के लिए गौरव की बात है, भारत के लिए प्रतिष्ठा की बात है। आज संधू ने अपना मैच जीता, दिल भी जीता। आज मुक्केबाज की एक महिला ने भी दिल जीता और पदक पक्का किया। पुरुष हॉकी वर्ग ने भी आज अपना खेल बेहतर दिखाया। भारत में विदेश में जहां हमारे ओलंपियन डंका बजा रहे हैं, संसद और भारत के सड़कों पर हमारे पुरुष नेता वर्ग उतनी शर्में नहीं बढ़ा रहे हैं। आज बात इसी पर होगी। मित्रों, आपको ये जान करके दुख होगा कि भारत के जो किसान के नाम पर किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें खालिस्तान का नाम लेने पर एक सिख किसान आंदोलनकारी को अधमरा कर दिया गया, पीट पीट करके उसके जान लेने का प्रयास किया गया। उस सिख किसान आंदोलनकारी का अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने मंच के संबोधन में इस बात की घोषणा कर दी, इस बात की चर्चा कर दी कि हमारे आंदोलन में खालिस्तान क्या कर रहा है। मित्रों, उसने एक संगठन का नाम लिया, सिख फॉर जस्टिस। सिख फॉर जस्टिस वही संस्था है जिस पर खालिस्तान को फंडिंग करना और पंजाब और देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने का इल्जाम है। ये इल्जाम झूठा है कि सच्चा, ये तो भारतीय खुफिया एजेंसी जाने, पुलिस जाने, पंजाब की सरकार जाने। लेकिन उस किसान को बेरहमी से पीटने से एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि अगर आप किसान के नाम पर जो आंदोलन हो रहा है वो ना तो किसान का आंदोलन है, ना किसानों के लिए आंदोलन है, वो कुछ देशद्रोहियों का साजिश है जिसमें कुछ भोले भाले किसान फंस गए। मैं ये नहीं कहता कि देश भर में जो किसान के नाम पर आंदोलन हो रहा है उसमें सबके सब देशद्रोही हैं, ये बिल्कुल नहीं है। और सबके सब उसमें शरीफ हैं, मैं ये भी नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि ये उदाहरण आपके सामने है। अगर कोई आदमी सबके सब देशभक्त होते तो भारत का नेशनल प्राइड लाल किला पर हमला नहीं करते। भारतीय पुलिस, भारतीय फौज और प्रधानमंत्री की सहनशीलता का नमूना इस बात से आप लगा सकते हैं कि लाल किला के अंदर भारत की फौजें जितनी बड़ी और खतरनाक हथियार से मुस्तैद रहती हैं, वो चाहे तो पाकिस्तान का सामना 2-4 घंटा तक बिना किसी बाहरी मदद के कर ले। लेकिन उन्होंने अपना शालीनता दिखाया, भारत के सरकार की मंशा को भांपा और ये समझा कि ये विदेशी साजिश है। ये जो किसान लाल किले को अपमानित कर रहे हैं, ये दिग्भ्रमित लोग हैं, बहकाए गए लोग हैं। असल में ये मोहरे हैं और मोहरे को पीट करके, मोहरे को सजा दे करके क्या होगा, दंड तो उन हाथों को दिया जाए, उन सोचों को दिया जाए जो हमारे किसान को बहका रहे हैं। देश भर में अब करीब करीब हर आमो खास को ये पता चल गया है कि किसान के नाम पर सिर्फ किसानों की बदनामी की जा रही है, उनके भले के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है।
अगर किसान के भले की बात होती तो किसान नेता अपना भला का योजना ले करके कृषि मंत्री के पास जाते, लेकिन उनके पास एक ही योजना है कि काले कानून वापस करो, उसके बाद और कोई योजना नहीं है। आपको पता होगा कि ना तो कानून सड़क पर बनता है, ना ही सड़क पर बिगड़ता है। कानून संसद में बनता है, इसलिए आपको संसदीय कमेटी और माननीय मंत्री से अपनी बात रखनी चाहिए, जो वो नहीं रख रहे। खैर, मैं तो डे 1 से ये मानता हूँ कि ये आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं है। जो कुछ बहकाए हुए किसान आ भी गए थे, उन सब लोगों ने लाल किला के उस अपमान के बाद अपना सहभागिता छोड़ दिया है, अपना आना जाना छोड़ दिया है। और अब जो लोग हैं उसमें ज़्यादातर बहकाए हुए लोग हैं और रोजी पे बुलाए हुए लोग हैं, जिनके सुख सुविधा की तरह तरह का व्यवस्था की जा रही है। वो आपने एक समाचार चैनल पर देखा है, स्ट्रीम में वो सब के सब पकड़े गए हैं और कई चीज़ें आई हैं जिसका मैं व्याख्या करना उचित नहीं मानता, क्योंकि अब सबको पता है, पब्लिक नो एवरीथिंग। मित्रों, किसान के नाम पर जो आंदोलन हो रहा है, 26 जनवरी के अपमान के बाद अब 15 अगस्त को भी अपमानित करने की साजिश रची जा रही है। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि भारत का कोई भी नागरिक जो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, भारत की अस्मिता से प्यार करता है, भारत के आन बान शान को आगे बढ़ाने की सोच रखता है, वो 26 जनवरी 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय त्यौहार पर व्यवधान डालेगा। क्योंकि ये राष्ट्रीय त्यौहार है और हर भारतवासी का त्यौहार है। न ये हिंदू का है, न मुसलमान का है, न अधिकारी का है, न किसान का है, ये हर भारतवासी का है। अगर वो किसान भारतवासी हैं तो फिर उन्हें किस आधार पर राष्ट्रीय त्यौहार में विघ्न डालने की साजिश रचनी चाहिए या करनी चाहिए। खैर, अब एक शुभ संकेत आ रहा है कि हमारे किसान इन चीज़ों को समझने लगे हैं और अपने आप को उनसे अलग करने लगे हैं। और आम जन भी अब इस चीज़ से पीड़ित है। दिल्ली के एक बॉर्डर पर दिल्ली के निवासियों ने इस बात का विरोध किया था कि आप ये टेंटनीला हटाइए, क्योंकि इससे हमको डिस्टर्ब हो रहा है। और अब अगर ये पूरे देश में ये बात धीरे धीरे फैल जाएगी तो ये भी अराजक की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मैं ऐसी भी स्थिति को उत्पन्न होने देने की मंशा नहीं रखता, चाहत नहीं रखता, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट है एक दूसरे का। अगर एक तरफ किसान समर्थन के नाम पर भीड़ इकट्ठा होगी, दूसरे तरफ उसके विरोध के नाम पर भीड़ इकट्ठा होगी, तो विरोध के नाम पर भी भीड़ में विदेशी दुश्मनों का साजिश हो सकती है। वो वही लोग साजिश के तहत कुछ लोगों से दंगा करवा देंगे किसान के समर्थन के नाम पर, और कुछ लोग अपने उस भीड़ में डाल देंगे जो किसान के समर्थन किसान आंदोलन का विरोध करने के लिए आएगा। और विरोध और समर्थन के लोग आपस में भिड़ जाएंगे और मार पिटाई होगी, दंगा फसाद होगा। विदेशी साजिशकर्ता यही चाहते हैं और उनकी मंशा यही है। लेकिन मित्रों, ये सब तब खत्म होगा जब आम जन इस बात को माने कि इस तरह की दुष्प्रचार, इस तरह की कुछ चेष्टा और इस तरह की साजिशों का पर्दाफाश आम जन करे, तब जाकर के होगा। और मुझे बड़ा खुशी है, मुझे बड़ा संतुष्टि है कि इस तरह की शुरुआत अब आम जन में होने लगी है। और किसान आंदोलन के नाम पर जो बहकाए हुए लोग वहाँ पर जा रहे हैं, उन लोगों का अब आम जन विरोध कर रहा है। खैर, सिख आंदोलन के नाम पर उस सिख किसान की बेरहमी से पिटाई, उसको जान से मार देने तक की पिटाई का मैं घोर निंदा करता हूँ। और जो लोग इस साजिश में संलिप्त हैं, उनके विरुद्ध कड़ी और बड़ी सज़ा का मांग करता हूँ। और एक उदाहरण पेश हो, एक ट्रेंड सेट हो कि आप किसी की जान लेने का अधिकार आपके पास नहीं है, क्योंकि ना तो आप जज हैं, ना ही आप भगवान हैं। खैर, इससे भी बड़ा ज्वलंत मुद्दा देश के पूर्वी छोर पर है। उससे बड़ा मुद्दा मैं समझता हूं कि अभी है भी नहीं। मित्रों, आपने 26 तारीख को किसान के नाम पर दो देशों के आपस में फायरिंग की बात सुना होगा। आप रोज अपने समाचारों में सुनते होंगे, सोशल मीडिया पर देखते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे कि भारत पाकिस्तान के सीमा पर फायरिंग हुई। फिर सुनते होंगे कि पाकिस्तान ने सीज फायर का आग्रह किया, भारत सरकार ने मान लिया। आप सुनते होंगे कि भारत चीन की सीमा पर सेनाएं आपस में मल्ल युद्ध की
और भारतीय नौजवानों ने अपने 2-4 लोगों के जान की कीमत पर चीन के सैकड़ों लोगों का जान ले लिया। ये सब चीज आप सुनते होंगे, ये स्वाभाविक है, होता रहता है, क्योंकि ये 2 देशों के सीमाओं का मामला होता है और कोई भी देश अपने सीमा से 1 इंच पीछे या 1 इंच का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं कर रही और करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन ये जो मैं मामला आपको बता रहा हूँ, ये कोई 2 देशों के बीच का मामला नहीं है, ये मामला भारत और भारत के बीच का है। इसमें ना तो भारत पाकिस्तान है, ना भारत चीन है, ना भारत नेपाल है, ना भारत भूटान है, ना भारत अफगानिस्तान है। ये मामला भारत और भारत के बीच का है। इससे बड़ा दुखद और इससे बड़ा चिंतनीय स्थिति हो ही नहीं सकती हमारे संघीय ढांचे पर। इससे बड़ा चोट मैं सोच ही नहीं सकता कि कुछ हो सकता है। मित्रों, चोट क्या है आप जाने। मिजोरम और आसाम के सीमाओं पर एक तरह का 2 देशों के बीच के जैसा फायरिंग हुआ है। 26 जुलाई को दोनों राज्यों के बॉर्डर पर LMG स्तर के हथियार का फायर हुआ है। जो खाली खोखे और कारतूस पाए गए हैं जांच में, वो आम हथियार के नहीं है। ऐसे हथियार और सैनिक बल और पुलिस के विशेष बल के पास ही होता है, ये आम आदमी के पास नहीं होता। अब मैं आता हूं उस परिस्थिति पर कि आखिर मिजोरम को या आसाम को फायरिंग तक पर आने की क्या जरूरत पड़ गई। एक तो मित्रों मैं आपको बताऊं, मेरा सौभाग्य है कि मेरी जन्मभूमि बलिया और मेरी कर्मभूमि दिल्ली दोनों में जाऊं, मेरा निवास स्थान है वो बॉर्डर पे है। मैं बात करूं सबसे पहले अपने जन्मभूमि शोभा छपरा। मित्रों, शोभा छपरा बलिया जिला का आखिरी गांव है। मेरे गांव के बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्मभूमि है सिकाब दियारा, जो कि आधा बिहार और आधा यूपी में पड़ता है। मित्रों, मैं अगर अपने दक्षिण दिशा के तरफ मुंह करूं तो 1857 के परमवीर महान योद्धा स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह जी का शासनकाल शुरू होता है। आरा जिला, जहां शाहबाद के वो थे, वो जिला वहां से शुरू होता है। और अगर मैं पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा हूं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जिला, हालांकि वो बाद में दूसरा जिला में बढ़ गया, लेकिन जिस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था उस वक्त तो छपरा जिला ही था। हालांकि बाद में सिवान, सारण और गोपालगंज के नाम से 3 जिला बना, और लेकिन तब वो छपरा जिला ही था। तो मैं अगर पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा होऊंगा तो छपरा जिला पड़ेगा। आपको जान करके ये आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ के जो मोदी खर्चा, मतलब वो जो नून तेल मसाला जैसा डे टू डे का खरीदारी होती है वो छपरा से होता है, क्योंकि हमारे यहाँ से छपरा मुख्यालय 15 किलोमीटर है मेरे गांव से, और बलिया मुख्यालय 37 किलोमीटर। तो मैं बलिया मुख्यालय तो हम लोग सिर्फ कोर्ट कचहरी के ही सिलसिले में जाते हैं, खरीदारी वगैरह हमारा छपरा से होता है। हम लोग जब बच्चे थे, गांव में रहते थे, तो हम सिनेमा देखने बलिया नहीं जाते थे, क्योंकि बलिया दूर पड़ता था। सिनेमा देखने हम छपरा जाते थे, क्योंकि गांव से साइकिल उठाया चल दिया, किसी का मोटरसाइकिल उठाया चल दिया। हालांकि हमारे ज़माने में मोटरसाइकिलें बहुत कम हुआ करती थी, किसी किसी के पास थी। हाँ, साइकिल उपलब्ध था तो ज़्यादातर साइकिल से जाते थे, क्योंकि यातायात का इतना व्यवस्था तब था नहीं, क्योंकि बीच में यमुना नदी का पुल बना नहीं था, इसलिए आने जाने का व्यवस्था था नहीं। वो हम लोग साइकिल को ज़्यादा आसान समझते थे, क्योंकि रेलवे पुल से साइकिल को पार कर लेते थे। तो मुझे सीमाओं का ज्ञान है। उसी तरह से मैं जो दिल्ली के बदरपुर विधान क्षेत्र में रहता हूँ, वो भी 2 राज्यों से घिरा हुआ है। मतलब मैं अगर एक तरफ मुंह करूँ तो हरियाणा का जिला फरीदाबाद आ जाएगा, और दूसरे तरफ मुंह करूँ तो उत्तर प्रदेश का जिला नोएडा आ जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। मतलब ये भी इत्तेफाक से 2 जिला के बीच का मेरा बॉर्डर है, एक तरफ फरीदाबाद, दूसरी तरफ नोएडा। जिस तरह से मेरे गांव में मैं बिल्कुल बॉर्डर पे हूँ, एक तरफ आरा है और दूसरी तरफ छपरा है। तो जन्मभूमि से लेकर के कर्म भूमि तक डे टू डे के फंक्शन में मैं जानता हूँ, देखता हूँ कि कहीं पर कोई पुलिस की तैनाती नहीं रहती। कई बार तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ से बिहार चालू हुआ और कहाँ से बिहार चालू नहीं हुआ। हम लोगों की बहुत सारी खेतें बिहार में है, आरा जिला में खेत पड़ता है। बहुत सारा रिश्तेदारी तो कर तमाम बिहार में है, मेरा ससुराल बिहार में है,
मेरे पिताजी का ससुराल बिहार में, उनके पिताजी का ससुराल बिहार में है, तो बिहार में रिश्तेदारी तो है ही है। मित्रों, कभी इस तरह का टसस नहीं देखा दो राज्यों के बीच में कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़े। हाँ, पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए इस जिला से उस जिला, इस राज्य से उस राज्य में आती है। वो दो आपस का मिली भगत होता है। मान लो कोई छपरा जिला का अपराधी भागते हुए हमारे यहाँ आ गया तो वहाँ की पुलिस आके अरेस्ट कर ले जाती है। यहाँ का जो बॉर्डर पर पुलिस तैनात है उसको पता है, वो कहता है राम राम जी, राम राम उस्ताद, ले जाओ। वो कोई कानूनी चीज, वो बाद में दिखाया जाता है कि जो यूपी में वो दिखाते नहीं, वो बॉर्डर पार कर दिखा देते हैं कि माझी पुलिया से बरामद हुआ। उसी तरह से हमारे बलिया जिला का अगर कोई अपराधी छपरा में पाया जाता है या रिबिलगंज माझी या आसपास में पाया जाता है तो उसको वहां गिरफ्तार करते हैं, पुलिस पकड़ती है और लेके आती है और दिखाती है कि माझी बॉर्डर पर पकड़ा गया। वो है, लेकिन फायरिंग नहीं होती। इतनी मेल मिलाप और इतना सामंजस्य होता है दो राज्यों के पुलिस का। ये बात मिजोरम और असम में क्यों नहीं हुआ? आज ये बड़ा गंभीर विषय है। मैं चाहूंगा कि आप अपना आशीर्वाद इस पर दें और इस बात को ध्यान से सुनें। मित्रों, इस तरह के विवाद का शुरुआत हो गया जब आसाम में सत्ता परिवर्तन हुआ। हेमंता बिश्व शर्मा जब आसाम के मुख्यमंत्री बने तब से इन विवाद ने जोर पकड़ना चालू किया। उसका वजह क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके पहले जो आसाम के मुख्यमंत्री थे, भाजपा वाले या कांग्रेस वाले, उसके पहले वाले वो सब ढीले ढाले थे या इस पर ध्यान नहीं दिए, ऐसा नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जीरो टॉलरेंस वाला जो रवैया है वो एक कारण हो सकता है इस विवाद का, इस जानलेवा हमले का। हालांकि बड़े आश्चर्य की बात है कि मिजोरम और आसाम दोनों में एनडीए की सरकार है। मतलब वहां कोई विपक्ष की सरकार नहीं है कि कोई कहेगा कि ममता बनर्जी राष्ट्र का बदनामी कराने के लिए सीमा विवाद खड़ा कर दी, या अरविंद केजरीवाल नौटंकी करने का आदमी है, इसमें भी एक नौटंकी किया। ऐसा नहीं था। दोनों ही जगह एनडीए समर्थित सरकार है। एक में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दूसरे में एनडीए की सरकार है। खैर, सरकार से मतलब नहीं है। मित्रों, मामला जो प्रकाश में आया हुआ है वो क्यों गंभीर है, आप इसकी गंभीरता जानिए। आप लोगों को ध्यान होगा कि मिजोरम के राज्यसभा सांसद ने आसाम के फोर्स को गोली मारने का धमकी दे दिया था कि अगर आप हमारे सीमा के जद में आएंगे तो मारे जाएंगे। ये बहुत खतरनाक स्टेटमेंट था। इस तरह का स्टेटमेंट एक जनप्रतिनिधि, वो भी संसद सदस्य, को नहीं देना चाहिए। लेकिन आजकल संसद की गिरती स्तर और मर्यादा विहीन होता पार्लियामेंट को देख करके कुछ भी संभव है। जब संसद में आप सीटी मार सकते हैं, आंख मार सकते हैं, तो मर्डर करने की बात क्यों नहीं कर सकते? जबकि आपने में से कई लोग मर्डरर हैं, उन्होंने अपने एफिडेविट में मर्डर लिखा है और देश की जनता चुन के भेजी है, तो इस तरह का बयान आ सकता है। लेकिन उससे भी बड़ा बात हुआ, आसाम पुलिस के 6 जवान दिल्ली स्थित उस संसद के आवास पर गए और उनको पूछताछ का नोटिस दिया। संसद महोदय घर में नहीं मिले या मना कर दिया होंगे कि मैं घर में नहीं हूं, तो पुलिस जबरन तो किसी सांसद के घर में घुस नहीं सकती। वो गेट पर आई होगी पुलिस, उनके हलकारा बाहर निकला होगा, यहाँ जी बोलिए, तो बोला होगा कि एमपी साहब से मिलना है। वो पूछने गया होगा, एमपी ने कहा होगा कि मना कर दो, तो मना कर दिया। आसाम पुलिस ने उनके दरवाजे पर नोटिस चस्पा करके आ गई। नोटिस चस्पा करना भी नोटिस सर्व करना ही होता है कानून की नज़र में। अगर आप नोटिस लेने से मना करते हैं तो आपके दरवाजे पर नोटिस चिपका दिया जाएगा। उसको ये मान लिया जाता है कानून की भाषा में कि आपको नोटिस सर्व कर लेंगे। अब तो मोबाइल का ज़माना है, पुलिस नोटिस चिपका करके फोटो खींच लेती है ताकि बाद में दिखाया जा सके। वो तो खैर पूरे समाचार में ही आ गया, इसलिए सांसद महोदय ये नहीं कह सकते कि हमको नोटिस का सूचना नहीं था। खैर मित्रों, जो बात छलकी आ रही है कि आखिर एक राज्यसभा सांसद को गोली मारने की बात क्यों कहनी पड़ी, मिजोरम के मुख्यमंत्री को इसमें इतनी कड़ी और बड़ी एक्शन लेने की बात क्यों कहनी पड़ी, आसाम के मुख्यमंत्री को आज एक एडवाइजरी क्यों जारी करना पड़ा कि आसाम के लोगों को हिदायत दी जाती है कि वो मिजोरम का निरसत यात्रा ना करें, ये सब इतनी बातें क्यों हुई, ये बड़ा गंभीर है और ये बहुत चिंतनीय है। मित्रों, विषय का है, विषय ये है कि मिजोरम बर्मा बॉर्डर, जो ममियार बॉर्डर है, इसको हम पहले बर्मा कहते थे, जहाँ के ये रिहानिया मुसलमान सारे आते हैं हमारे देश में कब्जा करने के लिए, जिनका अभी अभी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने
दिल्ली बॉर्डर स्थित हमने ज़मीन को मुक्त करवाया था, और जिसका अरविंद केजरीवाल अपना पैसा दे करके उनको बसा रहा था, वोट बैंक के लिए पोस रहा था, मुसलमानी परस्ती के लिए उनको मदद कर रहा था, वो सब का वो रूट वही है। मम्यार, मिजोरम, आसाम होते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं। वहाँ पर मानव तस्करी से लेकर के नशा की तस्करी भी बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हेमंता बिश्व शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सैकड़ों के तादाद में एफआईआर दर्ज हुए हैं और सैकड़ों से ज़्यादा लोग पकड़े गए हैं जिनके पास नशा का खेप पाया गया है, जिसमें खतरनाक नशा, हीरोइन, अफीम, चरस से लेकर के बड़ी खतरनाक से खतरनाक नशा का सामान पाया गया है। अवैध हथियार और मानव तस्करी करते हुए वहाँ पर लोग पाए गए हैं। उससे भी बड़ा खतरनाक बात है कि गौ तस्करी करते हुए वहाँ से पाए गए हैं, क्योंकि मम्यार के बाद उधर बांग्लादेश बॉर्डर आ जाता है, जो बॉर्डर पर गौ तस्करी हो रही है। जब हेमंता बिश्व शर्मा वहाँ मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने सब चीज़ों पर रोक लगा दिया। अब मैं ये दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि नशा के सौदागरों को वहाँ के पुलिस और सरकार में इतना पैठ है कि जिससे बिलबिला करके वो गोली चला दिए। ये मेरा उचित नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन ये तो ज़रूर है कि आखिर कोई साधारण बात पर एलएमजी का फायर नहीं झोंक सकता, जबकि आसाम का एसपी बार बार अनुरोध कर रहा है कि मैं जख्मी हो गया हूँ, फायरिंग बंद करें, मैं जख्मी हो गया हूँ, फायरिंग बंद करें, और मिजोरम की पुलिस उसकी सुन नहीं रही है। ये साधारण स्तर पर, साधारण परिस्थिति पर तो संभव नहीं है, क्योंकि दुनियादारी की ज्ञान हमको भी है। बिना किसी बड़ी दबाव या बिना किसी बड़ी लालच के अपने ही देश के पुलिस पर, अपने ही देश का एक पुलिस फायर करे, उसका जान ले ले दिन दहाड़े, ये संभव नहीं है। जरूर ऐसी कोई चीज़ है जिसकी पर्दादारी है, चाहे भारत सरकार राष्ट्र के अस्मिता को ध्यान रखते हुए, दुनिया में 2 राज्यों की बदनामी को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक ना स्वीकार करे, लेकिन ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता कि उसको इस बात का ज्ञान नहीं होगा। वो भी तब जब 26 तारीख के पहले भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का वहाँ पर दौरा हुआ था और असम के मुख्यमंत्री ने इस बात की ताकीद की थी कि यहाँ सीमा विवाद है और सीमा पर कोई डिस्टर्बेंस है। अमित शाह ने आश्वासन दिया था कि सीमा विवाद को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। लेकिन मित्रों, सीमा विवाद सिर्फ असम मिजोरम में नहीं है। सीमा विवाद तो हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी है, लद्दाख में भी है। सीमा विवाद पंजाब हरियाणा में भी है। सीमा विवाद तो मेरे यूपी और बिहार में भी है। यूपी के बलिया जिला और जो हम लोगों का गांव है, वहाँ पर गंगा जी है। ये जो आप आज तक में अंजना ओम कश्यप को सुनते होंगे, वो हमारे आरा जिला का गांव नैनीजोर की रहने वाली है, जो आरा जिला का अंतिम गांव है। वहीं के नानी, हालांकि वो रांची से पढ़े लिखे है, बट उसका मूल जन्मस्थान नैनीजोर ही है। गंगा जी जब कटान थोड़ा कम होता है तो इधर थोड़ा रेत ज़्यादा मार दिया तो हमारे तरफ कुछ कई किलोमीटर ज़मीन मिल जाती है और कभी बिहार की तरफ मिल जाती है। मतलब सीमा तो पानी में धुल गया। वहाँ पर परवर की खेती बहुत महंगी होती है, उसका लगान बड़ा महंगा है। कई बार नैनीजोर और बलिया के लोगों के बीच झड़प हो जाती है। कई बार पुलिस को उसमें दखल देना पड़ता है, हवाई फायरिंग भी करनी पड़ती है। दोनों जिला के लोगों का आपसी विवाद और फायरिंग तो आमतौर पर होता है, लेकिन इसमें 2 राज्यों की पुलिस एक दूसरे के ऊपर फायर नहीं करती। वो उपस्थित रहती है कि कोई बहुत बड़ा हंगामा ना हो, कोई बड़ी फायरिंग ना हो। उसी तरह से लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के जो सीमा विवाद है, उस सीमा पर भी फायरिंग नहीं होती 2 राज्यों के द्वारा। आसाम का ही मिजोरम के अलावा मणिपुर, मेघालय जैसे राज्यों से भी सीमा विवाद है। वो उसका कारण ये है कि ये तीनों राज्य आसाम से ही निकल करके बने हैं। जिस तरह से पंजाब से निकल करके हरियाणा बना, जिस तरह से मध्य प्रदेश से निकल करके छत्तीसगढ़ बना, जिस तरह से उत्तर प्रदेश से निकल करके उत्तराखंड बना, जिस तरह से बिहार से निकल कर झारखंड बना, उसी तरह से आसाम से निकल करके ये राज्य बनी हुई हैं। तो सीमांकन चाहे ठीक से नहीं हुआ हो या एक दूसरे लोग उसको न मानते हो, विवाद तो इन तीनों राज्यों का आपस में है। लेकिन खूनी संघर्ष और पुलिस के ऊपर फायरिंग का ये पहला मुद्दा है मिजोरम और असम के बीच का।
इसीलिए मैं ये सोचने पर मजबूर हूं। मैं कह नहीं रहा हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत गंभीर विषयों पर चर्चा करता हूं और बिना जवाबदेही के, क्योंकि मैं अगर कोई चीज की सबूत मेरे पास नहीं होती तो मैं बेमतलब बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं स्वयं अपने देश के नेताओं करता हूं और अफसरों को कहता हूं कि आप जवाबदेही से बोलिए। जो आप बोल रहे हैं उसकी जवाबदेही आपके ऊपर है। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप सजा के पात्र हैं, अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप बधाई के पात्र हैं। तो मैं स्वयं ही बिना जाने हुए कैसे कह दूं कि मिजोरम पुलिस और मिजोरम का राजनीति पर नशाखोरों का इतना दबाव है कि वो इनको फायर करवा दिया। ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन आशंका व्यक्त करना हर भारत के नागरिक का फर्ज है। प्रश्न उठाना मुझ जैसे सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक आदमी का फर्ज है कि वो मुद्दा उठाए और आम जन के सामने उसको चर्चा में ला दे, ताकि अगर विस्तृत चर्चा हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो। मित्रों, एक मामला और है वहां पर। वो मामला ये है कि वो जिस इलाके में फायरिंग हुई है वो मिजोरम का अंतिम गांव और आसाम का प्रथम गांव है। आसाम में पहले की पूर्ववर्ती सरकारों ने व्यवस्थित तौर से रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमानों को विधिवत तौर पर बसाया है। स्थिति ये आ गई थी कि आसाम का जो भारतीय मुसलमान है वो लोग भी रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी मुसलमानों के आतंक से त्रस्त थे। आए दिन दोनों मुसलमान ही मुसलमान में अगजनी और खून खराबा जैसा वारदात होता रहता था। स्थिति ये आ गई थी कि भारतीय मुसलमान उन मुसलमानों से इतना दहशत में आ गए थे, इतना दुखी हो गया था कि आमतौर पर मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते किसी कीमत पर, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद करके चुनाव में विजयी बनाया। और चुनाव के बाद 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने जो भारतीय मुसलमानों के जनहित का और कल्याणकारी काम किया है, उसे भारत के मुसलमान को ये बात समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र मुस्लिम हितैषी है। वो भारत के प्रत्येक नागरिक का हित का ध्यान रखती है। सिर्फ बहकाया गया है, बरगलाया गया है कि भाजपा आ जाएगी तो मुसलमानों को नुकसान होगा। इसीलिए आज पीछे से भी ज़्यादा बम्पर वोट से मुसलमानों ने अपना आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी को पुनः शासन में लाए। हेमंता बिश्व शर्मा अपने त्वरित एक्शन और शानदार कार्यप्रणाली के लिए अब तक पहचान बनाए हैं। 2.5 महीने के कार्यकाल उनका निर्विवाद रहा है और हिम्मत वाला रहा है, क्योंकि कोई जो निर्णय हेमंता बिश्व शर्मा ने लिया है, जो निर्णय लिया है, वो आमतौर पर लेने के लिए गट्स चाहिए। और हमारे देश के में राजनीतिक नेताओं के पास गट्स नहीं है। कहने के लिए 56 इंची का सीना है, लेकिन वो 56 mm का भी नहीं है, अगर कोई गट्स वाली बात हो तो। लेकिन हेमंता बिश्व शर्मा का सीना 56 इंची का नहीं है, उसका गट्स 156 इंची का है। हेमंता बिश्व शर्मा बधाई की बात है। तो हो सकता है कि हेमंता बिश्व शर्मा की जो कड़ी और बड़ी एक्शन ड्रग माफियाओं के विरुद्ध, रोहिंग्या मुसलमानों के विरुद्ध और अवैध घुसपैठियों के विरुद्ध जो उनका एक्शन चल रहा है, इससे वहां के लोग बिलबिलाए हों और किसी साजिश के तहत फायर कर दिया हो। अगर मिजोरम पुलिस ने फायर नहीं किया तो क्या मिजोरम पुलिस के आड़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने फायर किया, रोहिंग्या मुसलमानों ने फायर किया, ड्रग माफिया ने फायर किया, देश के दुश्मनों ने फायर किया? ये जांच का विषय है। और अगर ऐसा है तो ये और भी खतरनाक बात है कि एक आतंकी संगठन, एक देशद्रोही संगठन इतना सशक्त हो जाए कि 2 देश की सीमाओं पर दोनों देश के हथियारबंद पुलिस के उपस्थिति में आपके ऊपर फायर कर दें और आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्तर के आदमी को उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़े। मित्रों, वीडियो बंद करने से पहले मैं भारत सरकार, गृह मंत्री और राष्ट्रपति जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इसकी गहन जांच हो और जो इसके दोषी पाए गए हों उनके ऊपर कड़ी और बड़ी सजा दी जाए और सजा सार्वजनिक हो, ताकि आम जन इस बात को समझे कि अगर आप नशा के सौदागरों के प्रभाव में आकर के कोई देश विरोधी कार्य करेंगे तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। और राज्यसभा सदस्य जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर टीवी पर पार्लियामेंट के कंपाउंड में खड़ा होकर के कहा है कि असम वाले अगर जाएंगे तो फायर कर दिए जाएंगे, उनको तत्काल संसद से बर्खास्त किया जाए और उनको आजीवन राजनीति से प्रतिबंध लगा दिया जाए, ताकि राजनीति में इस तरह की गुंडई वाला बयान ना दें। अगर ऐसा नहीं होता है तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं होगा।
सीमा का कोई मतलब नहीं होगा। और हमारा देश संघीय व्यवस्था का देश है। 27-28 मोतियों का ये माला है, अगर उसमें से एक भी मोती खड़का तो पूरा माला टूट जाएगा, पूरा माला बिखर जाएगा। दुनिया यही चाहती है, हमारा देश का दुश्मन यही चाहते हैं, लेकिन आप तो ये नहीं चाहेंगे। अगर आप नहीं चाहेंगे तो आप अपने सरकार पर दबाव बनिए कि इसकी कड़ी और बड़ी और निष्पक्ष और त्वरित जांच हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। मैं हिंदू राष्ट्र खालिस्तान अखंड रहे मेरा हिंदुस्तान की चाहत रखने वाला मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।